अगर आप दुनिया के ट्रेड एंड ट्रेवल का हब बन जाएं, तो आपका जियोपॉलिटिकल स्टेटस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसा होगा कैसे? जरा कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। इंडियन एयरपोर्ट सोर्स एज ट्रांजिट हब्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, यूरोपियन पीपल कमिंग मोर वाया इंडिया देन वेस्ट एशिया। मतलब क्या है इसका? ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब है कि अल्टीमेटली अगर व्यापार साउथ ईस्ट एशिया में करना है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर यूरोप में करना है, नॉर्थ में करना है, तो ऐसे में दे आर कंसिडरिंग इंडिया एज फोकल पॉइंट। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी सेक्शन में जब आप सिविल एविएशन की बात करते हैं वहां, और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि दोनों यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, उसका पूरा कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब समझ में आया? यानी कि कंट्री ए से कंट्री सी में जाना है तो बी से होकर जाना है, तो बी फोकल पॉइंट बन जाती है। सिंगापुर के बारे में आपने सुना होगा, चांगी एयरपोर्ट बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, दुनिया का ट्रांसशिपमेंट हब है। कारण जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की ग्रोथ स्टोरी है, इस मैप में थोड़ा और क्लियर आपको दिखेगा इस साइड, तो उसमें एक बड़ा रोल निभाया है सिंगापुर के इस एयरपोर्ट ने। सिंगापुर की लोकेशन, सिंगापुर की पॉलिसी, सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ने मिलकर सिंगापुर की ग्रोथ स्टोरी को लिखा है। तो क्या इंडिया भी अब उस ट्रैक पर है? एक्चुअली हम कहां खड़े हैं और क्या हम कर रहे हैं, जरा जानते हैं। ज्योग्राफिकल एडवांटेज देखिए, इंडिया की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी, टू बी प्रिसाइज 30 से 50% की आबादी 5 से 8 घंटे में कवर हो रही है। यानी कि 5 से 8 आवर्स में दुनिया की आधी आबादी रहती है। इंडिया के बॉर्डर के बाहर की बात कर रहा हूं मैं। तो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि नहीं है? बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ऐसे में दुनिया की जो एयरलाइंस हैं वो इंडिया की तरफ आकर्षित होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। आप कहेंगे अभी तक ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने बताया ना, कई सारी चीजें चाहिए आपको। डोमेस्टिक पॉलिसीज भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपका सिविल एविएशन जो सेक्टर है वो डेवलप भी होना चाहिए। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने वाले हैं। जैसे अब इस मॉडल से समझिए, हब एंड स्पोक मॉडल, यानी कि ए से ई में जाना है, हब क्या बन गया? ये है ट्रांसशिपमेंट हब, राइट। तो ऐसे में यहां पर टैक्सेस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, प्लस यहां के लोग होंगे, उनके पास ज्यादा सहूलियतें होंगी कि नहीं होंगी। भाई अगर यहां पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, यहां से कार्गो होकर जा रहा है, तो भाई साहब आपका जो ट्रेड है दुनिया के अलग अलग देशों में, वो तो थोड़ा कॉस्टली, मतलब जो कॉस्ट है उसकी कम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर आपके पास खुद डायरेक्ट फ्लाइट्स कम है, राइट, और आपके पास डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आप खुद ही हब बन जाएं तो जाहिर सी बात है आपका वो खर्चा कम हो सकता है। इंडिया का केस देखिए, ये 6 मेजर एयरपोर्ट हैं इंडिया के जो इस समय ट्रांसशिपमेंट हब के फोकस में है। इसमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली। दिल्ली का डेटा मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूं, और राइज देखिएगा कितना जबरदस्त हुआ है। ये देखिए, इंटरनेशनल पैसेंजर्स ऑन इंडियन कैरियर्स इंक्रीज कितना हुआ है? 97.09 पर ईयर। ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिख रहा है। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर अगर 10% होता समझ में आता। 97.09 ये पिछले कुछ समय में देखा गया है। क्यों देखा गया अभी आपको पता लगने वाला है कि 2014 से 19 और 19 से 23 और 19 के बाद 27 और 27 से 30 का हमारा क्या टारगेट है, पता लग जाएगा अभी आपको। तो ये है प्राइमरी आपकी लोकेशंस, और ज्यादातर जो डेस्टिनेशंस हैं जो इंडिया से होकर अभी यू कैन से जो फ्लाइट्स जा रही हैं वो जा रही हैं इन लोकेशंस पे, ढाका, काठमांडू, कोलंबो, बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई। अब इसी को फर्दर एक्सपेंड करना है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहले जियोपॉलिटिकल रीजंस पर फोकस करते हैं। वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी, हम सब इस बात से वाकिफ हैं। ये इंसिडेंट आपको कुछ याद आ रहा होगा, ईरान से अटैक हो रहा है इजराइल की तरफ। तो सोचो जॉर्डन, ईरान, लेबनान, ये जो पूरा वेस्ट एशियन एरिया है, जो ये कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया की लोकेशन की वजह से इसको ट्रांसशिपमेंट हब मानते थे कि चलो ठीक है दुबई का इस्तेमाल कर लेंगे। कितने सारे जो फ्लाइट्स हैं कनेक्ट होकर इसी रीजन से आ रहे थे, लोकेशन वाज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब उनको लगने लगा है कि भाई साहब यहाँ तो इनस्टेबिलिटी है। ईरान, जॉर्डन, इराक, लेबनान, इजराइल, इन्होंने तो क्लोज कर दिए थे अपने एयर स्पेस। तो भाई बिजनेस के लिए तो स्टेबिलिटी चाहिए ना। अब जरा ये डेटा देखिए, अब ये रिप्लेस कर रहे हैं वेस्ट एशिया को कितनी सारी एयरलाइंस, राइट। कुछ इंडिया की एयरलाइंस हैं वो भी स्ट्रांग हो रही हैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रही हैं। कैसे? अभी आपको पता लगने लगेगा, क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो बड़े हैं। डिमांड डाउन हुई है कहां पर? इन एयरपोर्ट्स पर। देखिए जैसे डेटा बता रहा है, लेबनान सेकेंड क्वार्टर में 33% डिक्रीज हुआ, जॉर्डन और फिर इजिप्ट 31%, और मतलब जॉर्डन 31%, इजिप्ट 15% डिक्रीज हुआ है। डिमांड डाउन एक और रीजन देखिए, लेबनान का एग्जांपल लेते हैं।
लेबनान का कहना है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है जीपीएस का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी में डिसरप्शन हो रहा है। आप कहेंगे भाई जीपीएस क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाता? लेबनान का कहना है इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। क्या इजराइल वाकई जिम्मेदार है? आंसर इज यस। इजराइल का कहना है लेबनान तुम एक्चुअली हिजबुल्ला को सपोर्ट करते हो, हमास को सपोर्ट करते हो, तो तुम जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कहीं क्रूज मिसाइल्स को हमारे ऊपर ना लॉन्च करो, इस वजह से हम ये हाई क्वालिटी जैमर्स आप पर लगा रहे हैं। अब इनकी जो अंदर की कलह है उससे पूरा सिविल एविएशन सेक्टर इन दिस रीजन डिसरप्ट होगा कि नहीं होगा? अब आप सोचिए, ये है मिडिल ईस्ट, ये है मिडिल ईस्ट मान लीजिए बीच में, और ये है यूरोप, ये है नॉर्थ के अदर एरियाज कनाडा यूएसए, और यहां पर है साउथ एशिया, ठीक है, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये सेंटर पॉइंट पड़ रहा था, लेकिन अगर इसमें डिसरप्शन है तो यानी कि इनको इसके नजदीक कोई और लोकेशन को चुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर इनको साउथ ईस्ट एशिया को कैटर करना है तो अगर ये रीजन गया तो भाई साहब इधर तो मिडिल ईस्ट, इधर तो भाई ये यूरोप खुद है, इधर मेडिटेरियन सी है, तो नेक्स्ट बेस्ट लोकेशन है क्या? वो इंडिया ही तो है। अब पाकिस्तान को थोड़ा ना ट्रांसशिपमेंट हब बना दोगे, राइट? वो कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, उतना बड़ा मार्केट शेयर भी होना चाहिए कि अगर वहां की एयरलाइंस हमारे यहाँ पर मेजर स्टॉप दे रही हैं, उसके बाद यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स ले रही हैं, तो उनको ये भी तो होना चाहिए कि ठीक है भाई, इन कनेक्टिंग फ्लाइट्स में इंडियंस भी बोर्ड हो सकते हैं, है कि नहीं? तो बिजनेस सेंस से भी इंडिया सीम्स टू बी द लॉजिकल चॉइस, राइट? तो मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी से हमें यहाँ पर एक फायदा तो देखो हो रहा है सिविल एविएशन को। अब देखिए डेंजर देखिए, इस एयरलाइन के बारे में आपने सुना था, यूक्रेन इंटरनेशनल फ्लाइट 752, 8 जनवरी 2020 की बात है। ये तेहरान से फ्लाइट टेक ऑफ करती है और इसको कीव जाना था यूक्रेन में। कुछ ही समय बाद पता लगता है इसको शॉट डाउन कर दिया गया है। 2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने अटैक किया इस सिविलियन एयरलाइन पर। करीब 176 के आसपास जाने चली गई, मतलब जितने पैसेंजर्स थे सब, इंक्लूडिंग जो 9 क्रू मेंबर्स थे, कोई नहीं बचा। और ईरान का कहना था टेक्निकल फेलियर है। जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा तो ईरान ने बाद में कबूला कि इसमें उनकी खुद की मिलिट्री की मिस्टेक थी। उनके जो रडार्स थे वो हाई अलर्ट पे थे, उनको लग रहा था कि ईरान पर अटैक हो सकता है इजराइल की तरफ से, और वहां पर टेक्निकल फेलियर, मतलब उन्होंने टेक्निकल फेलियर उसको बताया, लेकिन अल्टीमेटली किया क्या? 2 सरफेस टू एयर मिसाइल से इसको मार गिराया फ्लाइट को। बाद में जब इंटरनेशनल मीडिया ने, नेशंस ने ईरान पर प्रेशर बनाया तो उन्होंने कहा कि हम $150,000 पर पैसेंजर दे देंगे। लेकिन भाई साहब, जान की कीमत कैसे आप लगा सकते हो? जिन लोगों ने ऐसा किया है आपकी मिलिट्री के, उनको आप सजा दो और डिक्लेयर करो कि दिस इज व्हाट यू हैव डन, राइट? तभी तो जस्टिस होगा। लेकिन ये एक मैसेज था कनाडा जैसे देशों के लिए, क्योंकि इसी फ्लाइट में 57 लोग कनाडा के सिटीजन्स थे। तो भाई वो प्लस यूएसए एंड अदर नेशंस को तो लगेगा ना कि भाई ईरान के थ्रू ट्रैवल मत करो, मिडिल ईस्ट के थ्रू ट्रैवल मत करो। तो ऐसे में अब आपको शायद कनेक्ट हो रहा होगा कि नेक्स्ट बेस्ट लोकेशन फिर कौन सी बैठती है? इंडिया बैठती है। अब इंडिया का सिनेरियो देखिए, हायर ट्रैफिक। अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, 204 मिलियन यानी कि इतने पैसेंजर्स हो गए 2010 से 19 के बीच में। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2030 तक का ये मतलब एक्सपेक्टेशन है कि 500 मिलियन पैसेंजर यहां पर हो जाएंगे। तो एयरलाइन पैसेंजर्स पर ईयर की बात चल रही है यहां पर। 2027 में 400 मिलियन हो जाएंगे, ये एक अंदेशा है। बोइंग जो कंपनी है वो, उसके एनालिस्ट का ये कहना है। अब आप कहेंगे भाई बोइंग को इससे क्या मतलब? अरे भाई, अगर 500 मिलियन पैसेंजर्स इंडिया में एयरलाइंस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी एयरलाइंस को ज़्यादा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो बोइंग को अपने हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को अलाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई इसी से तो बिजनेस बनता है उनका, कि प्रोजेक्शंस, क्योंकि टाइमली डिलीवरी से ही तो बिजनेस बनेगा, नहीं तो कोई और कॉम्पिटिटर अच्छा करने लगेगा। तो ये उनका डेटा कहता है इंडिया के बारे में। उनका कहना है कि अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें इंडिया में तो 10.6% है, अगर हम रेवेन्यू वाइज की बात करें, ठीक है? और मोर एयरक्राफ्ट अभी मैंने बताया आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, जैसे आपका एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया के नाम से आपको लगता होगा अरे यार घाटे का सौदा। इंडिगो है, लेकिन इन एयरलाइंस ने भी एडवांस में अपने एयरक्राफ्ट्स को बुक किया हुआ है विद बोइंग। इनका कहना है कि 700 करंटली हैं, लेकिन हमें चाहिए 2041 तक 2210, ये डेटा कह रहा है, नए एयरप्लेन्स की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका रीज़न है।
जैसे कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है आपने देखा होगा 6.5 से 7% के आसपास का ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब आप कहेंगे इससे इसका क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है भाई साहब। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी है तो मिडिल क्लास एक्सपेंड होगी कि नहीं होगी? अगर मिडिल क्लास एक्सपेंड होगी तो मुझे बताइए नए एयर ट्रैवलर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? और नए एयर ट्रैवलर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है एयरलाइन का बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, राइट। अगर इतनी अच्छी ग्रोथ रेट रहेगी तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी अट्रैक्ट होंगी कि नहीं होंगी? और मल्टीनेशनल कंपनीज क्या चाहेंगी कि वो अपने ऑफिसेज को एयरपोर्ट्स के आसपास बनाएं, और ऐसे एयरपोर्ट्स जो बड़े एयरपोर्ट्स हों, मतलब अच्छी कैपेसिटी रखते हों और उनका इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कनेक्शन हो, राइट। वहां पर एयरलाइन की वो सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसे में इंडिया इज ऑन द मैप। दिस ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो एडिंग ग्रोइंग डिमांड। तो अब जैसे ये देखिए एडिशनल 1000 से 1200 एयरक्राफ्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स में चाहिएंगे, ये डेटा कह रहा है। तो ये मतलब इसी वजह से एयरलाइंस आर प्लेसिंग हैवी ऑर्डर्स। ये देखिए 470 प्लेन्स, 500 प्लेन्स। एयर इंडिया का ऑर्डर है 470 नए प्लेन्स का, इंडिगो देखिए 500 प्लेन्स। नाउ इंडियन डायस्पोरा इसका एक बड़ा रीजन है। करीब 2.5 मिलियन, मान लीजिए 25 लाख के आसपास तो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो जगह जगह पर ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया या फिर टुवर्ड्स इंडिया। तो एक तरीके से ये भी एडवांटेज है कि नहीं? इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया के पास है, तो और उसमें डायस्पोरा का एक बड़ा कनेक्शन। डायस्पोरा का मतलब होता है वो लोग जो भारतीय मूल के हैं और बाहर रहते हैं, चाहे वो एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, या फिर उनका कोई कनेक्शन पास्ट का यहां से हो। नॉन रेजिडेंट इंडियन में तो ऐसा भी हो सकता है ना, मान लीजिए वो कमाने के लिए वहां पर गए हैं फिलहाल, लेकिन अल्टीमेटली इतना बड़ा साइज अगर इंडियन डायस्पोरा का ट्रेवलिंग आउटसाइड है और कमिंग टू इंडिया है तो इसका भी एक इम्पैक्ट एयरलाइंस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि जिस तरफ आपका मार्केट चलता है उसी तरफ आपकी जो एयरलाइंस है उनको प्लान करना पड़ेगा अपने रूट्स को कि चलो भाई यहां पर भी सेवाएं देते हैं, यहां पर भी सेवाएं देते हैं, तो उसमें इंडिया के लिए एक एडवांटेज रहेगा, राइट। इससे पहले ज्यादातर इंडियंस जो फ्लाई कर रहे थे मिडिल ईस्ट के थ्रू ही कर रहे थे, और ये अभी भी एक्चुअली दीज आर द एयरलाइंस विच वी एक्चुअली यूज ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्ट सर्विस टू दी मेजर डेस्टिनेशंस अक्रॉस द नदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऐसे में लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। अगर इंडिया का एयरलाइन सेक्टर बूम हो रहा है, हमारी खुद की एयरलाइन बूम होंगी, तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कम्पीट विद सम ऑफ द टॉप मोस्ट एयरलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मिडिल ईस्ट के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी प्लस पॉइंट था उनका लोकेशन, राइट, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लेकिन मिडिल ईस्ट के अपने अंदर की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से इंडिया अब एक तरीके से कम्पीट कर रहा है मिडिल ईस्ट से। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, इसको बूस्ट मिल रहा है, 7.8% के आसपास एनुअली ग्रो हो रहा है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि चाइना का जो टूरिज्म है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले गए या यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि चाइनीज़ वेस्टर्न यूनियन आपको पेमेंट सिस्टम मिल जाए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जिसकी ज़्यादा डिमांड, आप उसी देश के पेमेंट सिस्टम के प्रति एग्री होंगे। तो अगर इंडिया में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मिडिल क्लास बढ़ रही है और वो मिडिल क्लास टूरिज्म की तरफ भी आकर्षित है, तो अगर इंडियन टूरिस्ट दुनिया की जगह जगह डेस्टिनेशंस पर जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो ऐसे में जो इंडियन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा यूपीआई एज अ टेक्नोलॉजी एंड दिस मॉडल क्यूआर एंड यूपीआई मॉडल गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू सेवरल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एज वेल एज इनटू इंडियन ओशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में अभी यू कैन से आइडिया फ्लोट हो रहा था, और आपने सुना होगा अगर मॉरिशस के बारे में, राइट। सो इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। तो टूरिज्म उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। हमारी जो उड़ान स्कीम है, बेसिकली डोमेस्टिक एयरलाइंस को चीप कर देना। सुना है आपने, 2500 मैक्सिमम हम प्राइस रखेंगे। अब आप कहेंगे इससे इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब का क्या कनेक्शन है? सोचेंगे आप, क्योंकि भाई इसमें तो केवल डोमेस्टिक एयरलाइंस कवर हो रही हैं। अरे भाई साहब, डोमेस्टिक एयरलाइंस कवर हो रही हैं, लेकिन उस उड़ान प्रोजेक्ट के अंदर आपके ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट दोनों है ना एयरपोर्ट्स के। अब आप कहेंगे भाई ये ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड क्या है? ध्यान से सुनिए। जब मैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं नए एयरपोर्ट्स के बनने की। तो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं भारत में। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा है, आने वाला है, आगे कोट करूंगा उसको। प्लस ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड का मतलब है जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, आपने बस उसी को, उसकी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर दिया है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट इन गौतम बुद्ध नगर या ये ग्रेटर नोएडा के पास, तो मुझे बताइए जहां जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो वहां पर क्या कोई पहले से एयरपोर्ट था? नहीं था। बिल्कुल स्क्रैच से एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं जैसे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इन देहरादून,
तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तो पहले से ही था। उड़ान स्कीम में अगर हम उसको एक्सपेंड करें उसकी कैपेसिटी को, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। तो अगर इंडिया का फोकस उड़ान स्कीम की वजह से हमारे सिविल एविएशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आया है, दैट इज गुड फॉर ओवरऑल इंडियाज कैपेसिटी व्हेन इट कम्स टू सिविल एविएशन इंफ्रा और नॉट। भाई सिविल एविएशन इंफ्रा में तो बूस्ट हो रहा है ना, इससे ट्रांसशिपमेंट हब बनने में भी तो आसानी होगी ना। वीजा एंड अदर सर्विसेज, जरा ये डेटा देखिएगा, 163 कंट्रीज को, जैसे 2018 में हम 44 कंट्रीज को, 44 कंट्रीज को ये ई वीज़ा फैसिलिटी दे रहे थे, ई टूरिस्ट वीज़ा, यानी कि ईजी फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिकली आसानी से हो जाएगा, आपको कोई कंबरसम प्रोसेस नहीं है पहले वाला। तो 2018 में ये फैसिलिटी केवल 44 देशों के पास थी, लेकिन अब इंडिया ने ये 163 कंट्रीज के लिए कर दी है। तो 163 कंट्रीज से लोगों का इंडिया में आना आसान होगा कि नहीं होगा? अगर आसान होगा तो किससे आएंगे? अरे भाई एयर ट्रेवल ही तो मेन रास्ता होगा। तो एयर एक तरीके से सिविल एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ यू कैन से सिविल एविएशन, और यू कैन से अब इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, लिबरलाइजेशन हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फ्लाइट राइट्स, राइट, या एक्सेस टू दीज सिटीजन्स ऑफ अदर नेशंस। ई मेडिकल वीजाज दे रहे हैं। आप सबको पता है कि इंडिया स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक चीपर क्वालिटी मेडिकल डेस्टिनेशन है। कितने सारे लोग दिल्ली में, बेंगलोर में इलाज कराने आते हैं, जैसे हार्ट सर्जरी एट्सेट्रा, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं। ठीक है, एक ये 24/7, ये तो बेसिक सी बात है, अतिथि देवो भवा, ये हेल्पलाइन स्टार्ट करी। मेन बात ये है 100% एफडीआई इन टूरिज्म सेक्टर और जीएसटी में छूट। ये एक तरीके से हम लिबरलाइजेशन वाले रास्ते पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड देखिए, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2014 में हमारे पास 74 एयरपोर्ट्स थे, 2022 में 147, 74 से 147 एयरपोर्ट होना भाई साहब बड़ी बात है कि नहीं है? और टारगेट देखिए 29 तो इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 2025 तक का टारगेट देखिए 220 एयरपोर्ट करने हैं, 2025 तक 220। तो सोचो 2014 में 74 थे, 2025 का टारगेट है 220, और अभी हैं आपके 147, 147। तो आपको मुझे लग रहा है ग्रोथ दिख जानी चाहिए इन दिस सेक्टर, राइट। दिल्ली आइडियल कैंडिडेट क्यों है? क्योंकि एक तो इसका कनेक्शन, इसकी कैपेसिटी 142 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। ये तो आपने टर्मिनल 3 का फोटो देख लिया। कैपेसिटी देख लिया 65.33 मिलियन पैसेंजर्स 2022-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कवर किए, जिसमें से 15.65 मिलियन के आसपास फॉरेनर्स थे, राइट। कार्गो कैपेसिटी, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इन कार्गो कैपेसिटी हमारा दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है। अभी देयर वाज वन रिपोर्ट इन विच इट वाज सेट कि जैसे 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, कह रहे हैं कि इससे आपको बाहर नहीं आना पड़ेगा, हम इन्हीं टर्मिनल्स के बीच में हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अगर इन्हीं टर्मिनल्स के अंदर ही अंदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आ जाएगा, तो एक तरीके से जिनको कनेक्टिंग फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से लेनी है तो आसान होगा कि नहीं होगा? अगर आसान होगा तो लोगों की चॉइस बनेगी फॉर टेकिंग कनेक्टिविटी फ्लाइट्स फ्रॉम हियर, तो एयरलाइंस के लिए भी सहूलियत होगी टू हैव मोर फ्लाइट्स इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, राइट। तो ये भी एक खास बात हो सकती है। अब इंडिया की फ्यूचर पॉलिसी क्या है? तो देखिए, जैसे कि इंडिया का मानना है कि हम जो ऐसे एरियाज हैं जैसे जहाँ पर हमारा जो पैसा स्टक है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो वो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट की तरफ चल रहे हैं, राइट। सुना होगा आपने। अब पूछा गया यार ये तो गलत है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप क्यों चल रहे हो? सुना होगा आपने, कुछ डिबेट ये आ रही थी कुछ टाइम पहले। बट इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, इंडियन गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि हमें जो कैपिटल है उसको अनलॉक करना है इस जगह से, और उसको लगाना है बेटर फैसिलिटीज़ में, चाहे वो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस इंडिजनाइजेशन हो गया, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप से हम सरकार पर जो बोझ है, यानी कि इस एरिया में अगर डेवलपमेंट लानी है तो भाई कैपिटल चाहिए, और कैपिटल किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। जैसे कि हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने भी एक फेमस स्टेटमेंट दी थी ना कि भाई प्राइवेट सेक्टर इज द प्राइम मूवर ऑफ आवर इकोनॉमी। अगर प्राइवेट सेक्टर प्राइम मूवर है तो उसकी कैपिटल का इस्तेमाल करो ना, राइट। दैट इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग हियर, राइट। मतलब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करिए, बेटर पॉलिसीज़ पर फोकस करिए। ये भी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है कि इंटरनेशनल हब से हम जो इमिग्रेशन फैसिलिटी होती है उसको ईज़ करेंगे। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को जाना है से चेन्नई और कनेक्टिंग फ्लाइट है दिल्ली से, तो दिल्ली के इमिग्रेशन का यूज़ उसको ना करना पड़े, मतलब सीधा चेन्नई में ही उसका इमिग्रेशन चेक हो। तो ऐसे कुछ सहूलियत हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। प्लस इमिग्रेशन की जो लाइन है उसको कम कर दो, राइट। देयर शुड बी मोर पर्सनल्स, मोर विंडोज, दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग। यूनिफाइड अप्रोच चाहिए इसमें। अब ये देखिए,
अगर आपसे कहा जाए ना कि भाई अगर हम फ्लाइंग राइट्स की बात करें, रिलेशंस की बात करें विद अदर नेशंस, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कई लोग सोचेंगे कि यार ये तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आना चाहिए क्योंकि मामला एयरपोर्ट का है कि नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी रूल्स एंड इमिग्रेशन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इसमें रोल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ठीक है, ये एक प्रीलिम्स काइंड ऑफ क्वेश्चन भी हो सकता है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी आपके इंटरनेशनल फ्लाइट राइट्स हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट देगी, वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फ्लाइट राइट्स। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा व्हाट इज ओपन स्काई पॉलिसी, इसी से कनेक्टेड है, राइट। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसी से हम कैपिटल को अनलॉक करके जहां पे स्टक है इंडियन गवर्नमेंट की इन सर्टेन पीएसयूज या ऐसे एसेट्स जो इतना आपको रिटर्न नहीं दे रहे, उससे अनलॉक करके हम अब उस पैसे को लगाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में। ऐसा नहीं कि सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर ही लेगा, कहीं गवर्नमेंट को भी अपने पुश करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो भाई साहब केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू इंडिया, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें काम आएगा। तो रोबस्ट सिविल एविएशन से ही हम बन पाएंगे ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब। अभी ये चीज़ें हमारे एडवांटेजेस में हैं और ये ट्रांजिशन हो रहा है। ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे बताइए क्लैरिटी मिली आपको इस टॉपिक के बारे में? क्लैरिटी तब पता लगेगी जब इस क्वेश्चन को देखेंगे। डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर। तो जो आपको डेटा बताया कि देखो इतना ग्रोथ हो रहा है, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया के फेवर में लोकेशन याद है आपको? समअप करूं? अरे बताया ना, 35 से 50% के आसपास पॉपुलेशन तो 5 से 8 घंटे के एयर ट्रेवल में कवर हो रही है। मिडिल ईस्ट में इश्यूज हैं, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, हमें उसकी बेसिकली उसके विजन पर अपने आप को हब बनाना है। दिल्ली मेन सेंटर, इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, याद आ रहा है कुछ आपको? तो वो प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हमें बताना है, राइट। और एडवांटेजेस बतानी, क्या हमारे फेवर में, तो क्या हो सकता है, क्या हमारे फेवर में है, और क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है। इन 3 एस्पेक्ट्स को यहाँ पर आपको कवर करना है। क्लियर है? अच्छा, ये आपका पीएसआर ऑप्शनल का बैच है, तो मैं पढ़ाता हूँ पीएसआर बेसिक से लेकर पूरा डेप्थ तक। तो आप studiiq.com पर जाकर डायरेक्टली त्यागी लाइव कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। और P2I बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख को नया। तो अभी एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, यू कैन गो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आपकी तैयारी आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चाहिए तो मिल जाएगी वहाँ पर। फिर मिलते हैं आप